स्नाइपर की सनसनीखेज दास्तान जो तन्हा दुश्मन की फौजों से नबर्द आजमा रहा। आपके लिए पेश खिदमत है। कहानी की तरफ जाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। इस दरख्त की शाख पर बैठे मुझे 12 घंटे होने को थे। मैं बस अपने हाथ पांव को महदूद हरकत देकर अपने आज़ा को सुन होने से बचा सकता था। इससे ज्यादा हरकत करने की अय्याशी मेरी किस्मत में नहीं थी, लेकिन ये सब मेरे लिए इतना ज्यादा भी मुश्किल नहीं था कि मुझे अपने फर्ज से बाज रखता। दौरान ट्रेनिंग में 36 घंटे इससे भी महदूद जगह पर बैठकर गुजार चुका था, बल्कि एक मरतबा तो मुझे 48 घंटे गुजारने पड़ गए थे। लेकिन इसमें भी शक नहीं कि ट्रेनिंग और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क होता है। ट्रेनिंग होती ही गलतियां सुधारने के लिए है, जबकि हकीकत में गलती करने का मतलब अपनी जान गंवाना होता है। खासकर एक स्नाइपर के लिए गलती का तसव्वुर मुहाल है। हमारे उस्ताद कहा करते थे कि स्नाइपर के पास फायर करने के लिए सिर्फ एक गोली होती है। अगर वो गोली हदफ को छू न सके तो दर्दनाक मौत स्नाइपर का मुकद्दर बन जाया करती है। मेरे पसंदीदा उस्ताद राव तसव्वुर का कौल इस बारे में और भी मुतशद्दद है। उनके मुताबिक स्नाइपर के पास फायर करने के लिए 2 गोलियां होती हैं। पहली गोली हदफ के लिए, और अगर वो खता हो जाए तो दूसरी गोली अपने लिए, क्योंकि दुश्मन के हाथ आने का मतलब जिंदा दरगोर होना होता है। अलबत्ता गोली के निशाने पर लगने की सूरत में ऐसी अफरा तफरी और इंतशार फैलता है कि स्नाइपर की तरफ लोगों का ध्यान हट जाता है। यूं भी स्नाइपर का हदफ अहम शख्सियात को ही निशाना बनाना होता है, लेकिन अमली जिंदगी में आने के बाद ये कहने में हक बजानिब हूं कि इसके बरक्स होना भी मुमकिन है, क्योंकि एक बार हमारा एक साथी नाकाम फायर करने के बाद भी अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया था, और उसकी वजह उसका आहनी इरादा, बेहतरीन कैमोफ्लाज और निशानेबाजी में आला दर्जे की महारत थी। गो असल हदफ खुशकिस्मती से बच गया था, मगर उसके 8-9 मुहाफिज हमारे स्नाइपर ने चुन चुन कर मार डाले थे। मजबूरन दुश्मन को स्नाइपर पकड़ने से ज्यादा अपनी जान बचाने की फिक्र हुई और वो मजीद कुमक की तलाश में मैदान छोड़कर भाग गए। उनकी वापसी तक हमारा साथी वहां से गायब हो चुका था। दर हकीकत एक स्नाइपर को निशानाबाजी में महारत के साथ ज़हनी तौर पर भी चाको चौबंद और होशियार होना चाहिए, ताकि हालात के मुताबिक बेहतर फैसला कर सके। उसके साथ उसे छुपने की जगह का चुनाव करते वक्त वहां से फरार होने के रस्तों को भी निगाह में रखना चाहिए कि किसी भी नागहानी सूरत हाल में वहां से भागकर अपनी जान बचा सके। उस वक्त मेरे हाथ में ऑस्ट्रिया की बनी हुई SSG 69 राइफल थी, जिसे स्टायर स्नाइपर राइफल कहते हैं। गो आज इससे कहीं ज्यादा बेहतर और म्यारी राइफलें दस्तयाब हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं कि इसकी अफादियत अच्छी राइफलों की मौजूदगी में कम हो गई है। इससे 800 गज तक किसी आदमी को आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। इसकी मैगजीन में 5 गोलियों की गुंजाइश होती है, लेकिन हर बार फायर करने के बाद राइफल दोबारा कॉक करनी पड़ती है, जिसे आम जबान में बोल्ट एक्शन कहा जाता है। उस वक्त मैंने जिस जगह का इंतखाब किया था वहां से हदफ का फासला 700 गज बनता था। सब्ज दरख्त की मुनासबत से मैंने अपने लिबास के ऊपर सब्ज रंग का गिली सूट पहना हुआ था। गिली सूट स्नाइपर का वो मखसूस लिबास होता है जो उसे इलाके की मुनासबत से छुपने में मदद देता है। सहराई इलाके में रेतले रंग का गिली सूट जो खुश्क झाड़ियों से मेल खाए, बंजर और खुश्क इलाके में मटियाले रंग का गिली सूट, मुकम्मल बर्फीले इलाके में सफेद रंग का गिली सूट और सरसब्ज इलाके में गहरे सब्ज रंग का गिली सूट स्नाइपर को छुपने में मदद देता है। यूं भी स्नाइपिंग में छुपने की अहमियत इतनी ही अहम है जितनी हदफ को निशाना बनाने की, क्योंकि खुद को छुपाकर ही एक स्नाइपर हदफ तक रसाई हासिल कर सकता है। रवाना होने से पहले ही स्नाइपर ने मंसूबाबंदी की होती है कि वो किस किस्म का गिली सूट साथ लेकर जाएगा। बाज़ औक़ात उसे मंसूबे के मुताबिक छुपने की जगह नजर नहीं आती। ऐसी हालत में वो वक्ती तौर पर घास फूस, दरख्तों के पत्तों या अपने जिस्म को कीचड़ में लथपथ करके इलाके की मुनासबत से अपना कैमोफ्लाज कर लेता है। मैंने पुश्त पर बंधी पानी की बोतल के प्लास्टिक पाइप को मुंह में लेकर थोड़ा सा पानी पिया। मौसम काफी खुशगवार था, वरना तो गर्मी स्नाइपर के लिए अजियत का बायस बनती है। इसी तरह पानी खत्म होने की सूरत में प्यास की ज्यादती भी एक मुस्तकिल अजाब की सूरत इख्तियार कर लेती है। टेलीस्कोप साइट में झांक कर मैं दाएं बाएं के इलाके को देखने लगा। अतराफ में छदरे छदरे दरख्त फैले हुए थे। मेरे हदफ ने दाएं जानिब से नमूदार होना था, मगर मैं उस समत की दूर तक निगरानी नहीं कर सकता था कि मैंने अपनी मचान बनाने के लिए मोड़ के करीब जगह को पसंद किया था। वहां से मोड़ तक का फासला करीबन 2 किलोमीटर बनता था। मैंने आंखें बंद करके एक लहजे के लिए 2 शाखे के साथ सर टिका दिया। हल्की सी गुनूदगी का एहसास हुआ और मैं सर झटक कर नींद को भगाने लगा। जरा सी नींद भी मुझे तकमीले मकसद से गाफिल कर सकती थी। ट्रेनिंग की इब्तिदा ही में हमें जोड़ियों की सूरत में हर काम करना सिखाया गया था, क्योंकि स्नाइपर्स का जोड़ियों की सूरत में काम करना निहायत ही मुफीद होता है।
इस मिशन में मेरा साथी हवालदार सादिक था, मगर बदकिस्मती से सरहद पार करते हुए उसके पांव में मोच आ गई थी और मुझे मजबूरन उसे यहाँ से चंद मील पीछे सरहद की जानिब एक महफूज मकाम पर छोड़ना पड़ गया था। वो मुझसे सीनियर था, बल्कि मेरा उस्ताद था, और इस मिशन की तकमील की असल जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। पांव में मोच आने के बाद वो वापसी के हक में था, मगर मैं अकेला जाने पर बजिद हुआ कि मेरा पहला मिशन था और पहली बार ही मुंह उठाकर वापस हो जाने में मुझे सुबकी महसूस हो रही थी। उम्मीद थी मेरी वापसी तक उसने चलने के काबिल हो जाना था। मैंने कलाई पर बंधी घड़ी पर निगाह दौड़ाई। घड़ी की सुइयां 6:30 का हिंसा उबूर कर रही थी। मैं सुबह 5 बजे से पहले दरख्त पर सवार हुआ था। उस वक्त सूरज गुरूब होने की मुकम्मल तैयारी कर चुका था। यकीनन मेरे हदफ की आमद अगली सुबह तक के लिए मुलतवी हो गई थी कि इस इलाके में रात की हरकत न होने के बराबर थी। मैंने आखिरी बार दाएं बाएं देखा और हाथ फैलाकर अंगड़ाई लेने लगा। मजीद चंद मिनट में अपने मुख्तलिफ आज़ा को हरकत देकर सुस्ती को भगाया और फिर स्मॉल पैक में से भुने हुए चने निकाल कर खाने लगा। चने खाकर मैंने पानी पीने के लिए वाटर पाइप को मुंह लगाया तो 2 घूंट से ज्यादा पानी न मिल सका। मैं आते वक्त एक चश्मा ताड़ आया था, मगर वहां तक जाने के लिए मुझे अंधेरा होने का इंतजार करना था। दुश्मन का इलाका था। मेरी नक्लो हरकत किसी की निगाह में आने का मतलब मिशन से हाथ धो बैठना था। अंधेरा होते ही मैं दरख्त से नीचे उतर आया। स्मॉल पैक से अमेरिकन नाइट विजन साइट निकालकर उसके साथ लगे तस्मों की मदद से साइट आंखों पर बांधी। साइट ऑन करते ही उसका अंदरूनी पैटर्न रोशन हुआ और मुझे हर तरफ हल्का सब्ज दिखाई देने लगा। अंधेरी रात में वो साइट मुझे 12-13 तारीख के चांद के बराबर इर्द गिर्द का इलाका रोशन दिखा रही थी। राइफल कंधे से लटकाकर मैंने पिस्टल हाथ में पकड़ लिया, क्योंकि स्नाइपर राइफल से तेजी से फायर करना मुमकिन नहीं होता। हर स्नाइपर अपने साथ स्नाइपर राइफल के अलावा कोई अच्छी साख्त का पिस्टल जरूर रखता है, ताकि बवक्त जरूरत उसे काम में ला सके। पिस्टल की नाल पर साइलेंसर फिट था। 30 राउंड की लंबी मैगजीन लगाकर ग्लॉक 19 किसी भी तरह क्लैशनकोफ से कम मुफीद नहीं था। एक स्नाइपर को स्नाइपर राइफल के साथ पिस्तौल के इस्तेमाल में भी महारत हासिल करना जरूरी होता है, और बिलाशुबा मैं पिस्तौल के इस्तेमाल में खुसूसी महारत रखता था। चश्मे की तरफ कदम बढ़ाने से पहले मैंने फितरी तकाजा पूरा किया और फिर चश्मे की तरफ बढ़ गया। वो पहाड़ी इलाका था। जुलाई के महीने में भी मौसम अच्छा खासा सर्द था। दिन की रोशनी में दूर नजर आने वाली ऊंची चोटियों पर बर्फ की सफेदी देखी जा सकती थी। गो दिन को सूरज की तमाजत माहौल को काफी हद तक गर्मा देती थी, मगर यह हिद्दत भी खुशगवार असर लिए होती थी। चश्मा मचान से करीबन 1.5 किलोमीटर दूर था। इस करीबन 1.5 किलोमीटर में 25-30 गज की कमी बेशी हो सकती थी, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि एक स्नाइपर के लिए फासलों का अंदाजा लगाना बेकार का मशगला नहीं, ट्रेनिंग का हिस्सा होता है, जो बाद को अमली जिंदगी में काम आता है। अतराफ का जायजा लेते हुए मैं नॉर्मल रफ्तार से चश्मे की तरफ बढ़ता गया। जंगली जानवरों से मुठभेड़ होने का खतरा न होने के बराबर था। गो इस इलाके में कभी कभार रीछ और शेर नजर आ जाते हैं, मगर ऐसा वाकया खाल खाल ही पेश आता है। अलबत्ता वहाँ लोमड़ कसीर तादाद में मौजूद हैं। दुश्मन के गश्ती दस्ते भी चूंकि पहले से मौजूद रस्तों पर गश्त करते रहते हैं, इसलिए उनकी तरफ से भी मैं बेफिक्र था। लेकिन किसी भी किस्म की अनहोनी, अचानक सर पर पड़ने वाली उफ्ताद का गुमान, उसके साथ रात का अंधेरा, अनजान इलाका, दुश्मन की सरजमीन और तकमील मकसद से पहले किसी हादसे का खतरा, और इस जैसे कई एक एहसासात बहरहाल मेरे दिल में जरूर जागुजी थे। हल्की हल्की हवा चलना शुरू हो गई थी। ये हवा सर्दी बढ़ाने का सबब बनती है, क्योंकि ये बर्फीली चोटियों से घूम फिर कर यहाँ पहुँचती है। चश्मे के करीब पहुँचकर मैं बैठ गया और हाथों का ओक बनाकर पानी पीने लगा। निहायत ठंडा और शीरीं पानी था। खूब सेर होने के बाद मैंने स्मॉल पैक से प्लास्टिक की बोतल निकाली और उसे भरने लगा। बोतल भरकर मैंने स्मॉल पैक में रखी और वापस चल पड़ा। लेकिन वापस चलने से पहले मैंने कुतुबी सितारे को देखकर समत का तायुन जरूरी समझा था। गो मेरे पास कंपस भी मौजूद था, लेकिन आसमान साफ होने की वजह से उसकी जरूरत मुझे महसूस नहीं हुई थी। एक स्नाइपर के जरूरी सामान में कंपस, दूरबीन, नाइट विजन साइट, नक्शा, चाकू, रस्सी, विंड मीटर, टॉर्च, लाइटर या माचिस और वायर कटर वगैरह की मौजूदगी निहायत जरूरी है। वापस जाते हुए मेरे जहन में अपने सीनियर की हिदायत उजागर हो गईं, जो उसने मिशन पर रवाना होने से पहले हमें दी थी। 28 या 29 जुलाई को इस इलाके में ब्रिगेडियर प्रकाश की आमद मुतवक्के है। उसने दीवार पर टंगे बड़े से नक्शे पर सब्ज रंग के लेजर पॉइंट की रोशनी से एक मखसूस जगह की निशानदही की, और ये वही बदबख्त है जिसके हुक्म से इस सरहदी पट्टी पर आए रोज गोलाबारी जारी रहती है। उसने मखसूस रस्ते की निशानदही के साथ नक्शे के साथ लटकी एक बड़ी सी तस्वीर पर लेजर पॉइंटर की रोशनी डाली। वो तस्वीर ब्रिगेडियर प्रकाश की थी। हमारे सीनियर की गुफ्तगू जारी रही। सरहद के सुकून को तहबाला कर दिया है खबीस ने। गो इस बेमकसद गोलाबारी से सरहदी इलाके के मजलूम शहरी ही बेसुकून रहते हैं, बल्कि कई एक के जख्मी और जांबाहक होने की खबरें भी तवातुर से मिलती रहती हैं। इसलिए ऐसे शरपसंद जो अमन मुआहिदे को खातिर में लाए बगैर अपनी कार्रवाइयां जारी रखें, जिंदा रहने का हक
کھو دیتے ہیں۔ یہ ایسا خبیث شخص ہے کہ اس کی اپنی سپاہ اس سے سخت نالاں ہیں۔ اسے یہاں تعینات ہوئے 4 ماہ ہونے کو ہیں اور ان 4 ماہ میں شاید ہی کوئی دن ایسا گزرا ہو جب اس کے حکم سے دشمن کی توپیں خاموش ہوئی ہوں۔ اب ہمیں باوثوق ذرائع سے خبر ملی ہے کہ یہ اگلے مورچوں کے معائنے کے لیے ان 2 تاریخوں میں آنے والا ہے۔ یقیناً اس بدبخت نے کوئی نئی شرارت سوچنی ہے۔ ہم اس کی شرارتوں سے خوفزدہ نہیں، لیکن شرارت کرنے والے کا سدباب اگر ممکن ہو تو سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اور صادق، آپ سینئر ہیں، اس سے پہلے بھی کئی بار سرحد پار جا کر کامیابی سے ہمکنار ہو چکے ہیں، جبکہ راجہ ذیشان حیدر پہلی مرتبہ کسی مشن پر جا رہا ہے۔ اسے اچھی طرح سمجھانا تاکہ آئندہ یہ بھی آپ کی طرح ایک اچھے سنائپر کے طور پر سامنے آ سکے۔ یوں بھی یہ آپ کا ہونہار شاگرد ہے۔ اور ذیشان، آپ خوش قسمت ہیں کہ پہلا مشن اپنے استاد کی زیر نگرانی پورا کرو گے۔ اب وہ سینئر تجربہ کار سنائپر اور میرا استاد جس کے سر پر تکمیل مشن کا بوجھ تھا، یہاں سے قریباً 5 کلومیٹر دور بے بسی کی حالت میں پڑا تھا اور مشن کی ساری ذمہ داری ایک نو آموز سنائپر یعنی مجھ پر آن پڑی تھی۔ گو زخمی ہونے کے بعد استاد صادق نے مشن کو ادھورا چھوڑ کر واپس جانے کا مشورہ دیا تھا، مگر میرے اصرار پر اسے ضروری ہدایات اور نیک خواہشات کے ساتھ مجھے رخصت کرنا پڑا تھا۔ وہ 2 گھنٹے تک مجھے سمجھاتا رہا تھا اور حقیقی بات ہے کہ مجھے اپنی ساری ٹریننگ سے استاد صادق کی آخری ہدایات زیادہ مؤثر لگی تھی، کیونکہ یہ ہدایات عملی زندگی کی عین ابتدا تھی۔ درخت کے قریب پہنچ کر میں آگے نکلتا چلا گیا۔ جس جگہ ہدف کو نشانہ بنانا تھا وہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں قدرتی طور پر 1-2 پتھر ابھرے ہوئے تھے، اس طرح کہ اس راستے سے گزرنے والی گاڑیوں کے لیے ایک قدرتی سپیڈ بریکر سا بن گیا تھا۔ اس جگہ سے 50-60 گز مخالف سمت میں ایک جگہ میں نے IED یعنی امپرووائزڈ ایکسپلوسیوز ڈیوائس 2 پتھروں کے درمیان زمین میں اس طرح دبائی ہوئی تھی کہ درخت پر بیٹھ کر اسے نشانہ بنا سکوں، اور اس کا مقصد ہدف کو نشانہ بنانے کے بعد بریگیڈیئر پرکاش کے محافظوں کو وقتی طور پر خوفزدہ کرنا اور ان کی توجہ کو کسی اور جانب پھیرنا تھا۔ اور حقیقت میں ہدف کو نشانہ بنانے کے بعد اس IED کو ہٹ کرنا ناممکن نہیں تو بہت زیادہ مشکل ضرور تھا، اور ایک سنائپر کی اصل پہچان یہی ہوتی ہے کہ اسے ہمیشہ اپنے نشانے پر اعتماد ہوتا ہے۔ آج 28 جولائی کا دن گزر گیا تھا اور کل بریگیڈیئر پرکاش کی آمد یقینی تھی۔ میں نے دیکھ بھال اور خوب سوچ سمجھ کر دشمن کی آمد کی سمت سے بائیں جانب ایک درخت پر عارضی مچان بنائی تھی۔ بائیں سمت جگہ چننے میں ایک تو یہ فائدہ تھا کہ بریگیڈیئر پرکاش نے ڈرائیور کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ہونا تھا، اس لیے لامحالہ اس نے بائیں سائیڈ پر ہی ہونا تھا۔ دوسرا، مجھے فرار کے لیے بھی یہی سمت مطلوب تھی۔ اس جانب درخت بھی کچھ زیادہ تھے۔ IED کے ٹھیک لگا ہونے کا اطمینان کر کے میں واپس درخت کے پاس آیا اور مچان میں لیٹ کر سو گیا۔ خود کو رسے سے باندھنا میں نہیں بھولا تھا، ورنہ دوسری صورت میں نیچے گر کر میں زخمی یا ہلاک ہو سکتا تھا۔ سارے دن کی تھکن اور بے آرامی کے باوجود میں رات کو اچھی طرح نہیں سو سکا تھا۔ بار بار آنکھ کھل جاتی تھی۔ ایک بار تو سیٹی کی آواز سن کر میں بے ساختہ چونک اٹھا اور دوبارہ سیٹی بجنے پر میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی، کیونکہ غنودگی بھاگتے ہی میں نے آواز کو پہچان لیا تھا۔ یہ اس علاقے میں موجود ایک بڑے سائز کے چوہے کی آواز تھی جو جسامت میں بلی سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ اس کا مقامی نام ترشون ہے۔ اپنے بل کے تھانے پر کھڑا ہو کر جب یہ زوردار آواز نکالتا ہے تو بالکل یوں محسوس ہوتا ہے جیسے سیٹی بجائی جا رہی ہو۔ صبح تڑکے اٹھ کر میں ضروریات فطرت سے ہم کلام ہوا اور پھر درخت پر چڑھ کر اونگنے لگا۔ دشمن کی آمد بعد از دوپہر متوقع تھی، کیونکہ اس رینک کے آفیسر کا صبح تڑکے جاگنا ایک مذاق ہی معلوم ہوتا ہے۔ جاگنے کے بعد بذریعہ ہیلی کاپٹر بریگیڈیئر ہیڈ کوارٹر میں پہنچنا اور پھر وہاں سے اگلے مورچوں کے معائنے کے لیے بائی روڈ آنے میں اتنی دیر تو بہرحال ہو ہی جانی تھی، مگر اس کے باوجود بالکل ہی بے پرواہ ہو جانا مناسب نہیں تھا۔ دھوپ کے تیز ہوتے ہی میں سنبھل کر بیٹھ گیا۔ وقفے وقفے سے میں دوربین کے ذریعے ارد گرد کے علاقے کا جائزہ بھی لے لیتا تھا۔ جو ہی سورج نے نصف سفر طے کیا، مطلوبہ سمت سے ایک جیپ نمودار ہوئی۔ میں نے دوربین آنکھوں سے لگا لی۔ جیپ کا نظارہ بالکل قریب ہو گیا تھا۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے دونوں جوانوں کی شکل بریگیڈیئر پرکاش سے بالکل میل نہیں کھاتی تھی۔ تھوڑا مزید نزدیک آنے پر ان کے رینک بھی نظر آنے لگے تھے۔ ڈرائیور کے ساتھ درمیانی رینک کا ایک آدمی بیٹھا تھا، جبکہ عقبی جانب 3 آدمی کلاشنکوفوں سے لیس کھڑے تھے۔ جیپ سست رفتاری سے چل رہی تھی۔ یقیناً یہ بریگیڈیئر پرکاش کے آنے سے پہلے رستے کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ میرے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ وہ اسی سست رفتاری سے اس کچے رستے پر سے گزرتے چلے گئے۔ مجھے یقین تھا کہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کو ہیں۔ اپنے کیموفلاج کا بغور جائزہ لے کر میں بریگیڈیئر پرکاش کے استقبال کے لیے تیار ہو گیا۔ گھٹنوں پر رکھی رائفل میں نے ہاتھوں میں تھام لی تھی۔ ٹیلیسکوپ سائٹ کے سامنے اور عقبی طرف کے گلاس کور اتار کر میں نے موڑ کی سمت شست باندھ لی۔ سائٹ کے اندر 3 گہری سیاہ لکیریں نظر آ رہی تھیں۔ 2 لکیریں دائیں بائیں سے درمیان کی طرف آ رہی تھیں اور ایک قدرے موٹی لکیر تھی جو نیچے سے اوپر کی جانب اٹھ کر جا رہی تھی۔
ये लकीर नीचे से मोटी थी और इसका ऊपरी सिरा बिल्कुल बारीक था। तीनों लकीरें दरमियान से जरा पहले खत्म हो जाती थी। अगर नीचे वाली लकीर को ऊपर की तरफ मुकम्मल उठा दिया जाता तो साइड के अंदर बड़ा सा जमा का निशान बन जाता। इसी उमूदी लकीर का ऊपरी सिरा मेरा शिस्ती नुक्ता था, यानी टारगेट पॉइंट। दुश्मन की गश्ती जीप को गुजरे घंटा गुजरा होगा। एकदम मोड़ से 3 गाड़ियां नमदार हुई, 2 खुली छत की जीपें और दरमियान में छत वाली टोयोटा जीप। दरमियानी रफ्तार से चलते हुए तीनों गाड़ियों ने किलोमीटर भर का फासला तय किया था कि अचानक मुझे टोयोटा जीप के शीशों का काला रंग नजर आया। मेरा दिल बैठने लगा। हदफ को मैंने साइड से निशाना बनाना था और काले शीशों की वजह से हदफ का नजर आना बिल्कुल नामुमकिन था। इसका एक हल तो यही था कि मैं सामने से जीप को निशाना बनाता, मगर ऐसी सूरत में हदफ का फासला मुझसे बढ़ जाता, जिसके बायस दुरुस्त निशाना लगाना मुमकिन नहीं था। इस राइफल से 800 मीटर तक दुरुस्त निशाना लगाया जा सकता था। अगर 800 मीटर से फासला बढ़ जाता, फिर निशाने की दुरुस्ती यकीनी नहीं थी। मेरे गुमान में भी नहीं था कि इस मनहूस की जीप काले शीशों वाली होगी। यूं भी आर्मी में जीपों के काले शीशे इससे पहले मेरी नजर में नहीं गुजरे थे। एकदम मुझे अपना मिशन नाकाम होता दिखाई दिया। मेरे पास सोचने के लिए 2-3 मिनट से ज्यादा का वक्त नहीं था। ब्रिगेडियर प्रकाश ने वापसी के लिए दूसरा रास्ता इख्तियार करना था, जो जहां से 15-20 किलोमीटर दूर था। ब्रिगेडियर प्रकाश से पहले वहां तक पहुंचना मेरे लिए नामुमकिन था। अगर मैं बहुत ज्यादा तेज रफ्तारी का मुजाहिरा करता और किसी न किसी तरह वहां पहुंच भी जाता, तब भी खुद को छुपाकर दुश्मन के खिलाफ कोई प्रोग्राम सोचकर उस पर अमल पैरा नहीं हो सकता था। उस्ताद सादिक ने आखिरी नसीहत में कहा था कि एक तरबियत याफ्ता सिपाही का मिशन में नाकाम होने के बाद जिंदा वापस लौटना भी आधी कामयाबी होती है। मगर मैं अपने मिशन में आधी कामयाबी पर इक्तिफा नहीं कर सकता था। गाड़ियों का फासला हर गुजरते सेकंड कम होता जा रहा था। राइफल के बैरल पर साइलेंसर फिट था और फायर होते वक्त सिर्फ हल्की सी ठक की आवाज उठनी थी, जो फायर की जगह से ज्यादा चंद गज दूर ही जा सकती थी। और फिर फैसला कुन लम्हा आन पहुंचा। अगली जीप मेरे सामने से गुजरी। ब्रिगेडियर का टोयोटा उससे 20-25 गज पीछे था। मैं सेकंड भर में एक नतीजे पर पहुंचा और शिस्त लेते हुए ट्रिगर दबा दिया। ठक की आवाज के साथ बुलेट ने मजल को छोड़ा और उसी लम्हे सबसे आगे वाली जीप का पिछला टायर जोरदार धमाके से फट गया। जीप हल्के से लहरा कर रुक गई। जीप में खड़े बावर्दी हथियार बरदार जवान छलांगे लगाकर नीचे उतरे और चारों तरफ सरसरी नजर दौड़ाकर टायर की तरफ मुतवज्जे हो गए। तीनों गाड़ियां रुक गई थीं। सबसे आखिरी जीप में मौजूद हथियार बरदार जवानों ने भी जीप से उतरकर अतराफ में पोजीशन इख्तियार कर ली थी। इस दौरान मैंने कॉकिंग हैंडल को खींचकर राइफल इस एहतियात से दोबारा कॉक कर ली थी कि खाली केस नीचे जमीन पर न गिरने पाए। पथरीली जमीन पर तांबे का केस अच्छी खासी आवाज पैदा कर सकता था। अगली जीप के ड्राइवर ने जीप की अकबी तरफ बंधा फालतू टायर खोलना शुरू कर दिया था। उस वक्त मेरी दुआएं रंग लाईं और मेरी तरकीब को कामयाबी की झलक नजर आई। ब्रिगेडियर प्रकाश ने अपनी जानिब का शीशा नीचे करके सर बाहर निकाला। शायद वो अगली जीप वालों को कोई हिदायत देने वाला था या खाली एक नजर बाहर देखना चाहता था। मुझे उसके इरादे से कोई गरज नहीं थी। शीशे के नीचे होते ही मेरी उंगली ने एक झटके से ट्रिगर की आजादाना हरकत को पूरा करते हुए मुकम्मल ट्रिगर दबा दिया। सर में लगने वाली गोली चीखने का मौका नहीं देती। ताकतवर बुलेट ने उसका आधा सर उड़ा दिया था। ड्राइवर बुलंद आवाज में चीखा और जीप का दरवाजा खोलकर बाहर निकला। बाकी सब भी उस तरफ मुतवज्जे हो गए। मैंने उनसे नजर हटाकर एक बार फिर राइफल कॉक की और आईईडी की जगह पर शिस्त बांधकर तीसरी गोली फायर कर दी। कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। उसी वक्त तमाम हथियार बरदारों ने अचानक फायर खोल दिए। क्लैशनकोफों की फायर की तड़तड़ाहट से माहौल गूंज उठा था। चूंकि किसी को अभी तक मेरे छुपने की जगह के बारे में मालूम नहीं हुआ था, इसलिए वो चारों तरफ गोलियां बरसा रहे थे। जीप की अकबी नशिस्त खोलकर 2 ऑफिसर बाहर आए और तमाम को अंधाधुंध फायरिंग करने से मना करने लगे। यकीनन ब्रिगेडियर प्रकाश के बाद वही 2 सीनियर थे। हमारे उस्ताद सूबेदार राव तसव्वुर कहा करते थे कि किसी भी फौजी दस्ते को अगर सरासीमा और हवास बाख्ता करना हो तो उनके कमांडर को खत्म कर दो। कमांडर की गैर मौजूदगी में वो दस्ता भेड़ों का रेवड़ बन जाता है। अपने उस्ताद का सुनहरी कौल उस वक्त मेरे दिमाग में गूंजा और मैंने टोयोटा जीप से बरामद होने वाले दोनों ऑफिसर्स में से एक का निशाना लेकर फायर कर दिया। वो उछलकर नीचे गिरा। दूसरा एक लम्हे के लिए शौक की कैफियत में आ गया था। मौका गनीमत जानते हुए मेरी राइफल ने मैगजीन में मौजूद आखिरी गोली उगली और दूसरा भी उसके करीब गिरकर बिन पानी की मछली की तरह फड़कने लगा। मैंने सुर्रत से मैगजीन बदली की। उस वक्त वहां 8 बंदे जिंदा नजर आ रहे थे। उनमें से एक की क्लैशनकोफ का रुख उन्हीं दरख्तों की तरफ था जहां मैं छुपा हुआ था। मैंने दिफाई उसूल को मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले उसी से जान छुड़ाने का सोचा और अगले लम्हे वो मुर्गे बिस्मिल की तरह तड़प रहा था। उसूलन मुझे ब्रिगेडियर प्रकाश के मरते ही वहां से फरार होना चाहिए था, मगर दुश्मन की कम तादाद और अपनी गोलियों को मुसलसल निशाने पर लगता देखकर मेरा हौसला बढ़ गया था।
बकौल उस्ताद मोहतरम, स्नाइपर की मिसाल अंधेरे के तीर जैसी होती है कि जाने किस वक्त कहां से निकल कर गर्दन से पार हो जाए। नजर न आने वाले दुश्मन का खौफ दिखाई देने वाले दुश्मन से कई गुना ज्यादा होता है। अगली ठक ने एक और जिंदगी छीन ली। कोई चीखा, भागो, हम दुश्मन के घेरे में हैं। एक आदमी ने आखिरी जीप स्टार्ट करके रिवर्स गियर लगाया, मगर चंद गज से ज्यादा पीछे हटना उसे नसीब न हो सका। मेरी चलाई हुई गोली ने उसे स्टीयरिंग पर लेटने पर मजबूर कर दिया। बाकी आदमी गाड़ियों का ख्याल दिल से निकाल कर सरपट दौड़े। मेरी राइफल की रेंज से निकलने से पहले दो मजीद रूहें अपने फानी जिस्म से रूठ कर महवे परवाज हो चुकी थी। वो सरपट मोड़ की तरफ भागते जा रहे थे। मुसलसल अपने साथियों को लाशों में तब्दील होता देखकर उनके सोचने समझने की सलाहियतें मफकूद हो चुकी थीं, जबकि मेरा हौसला आसमान को छू रहा था। उनके आउट ऑफ रेंज होते ही मैं सुर्रत से नीचे उतरा और दरख्तों की आड़ लेकर वापस चल पड़ा। तो दोस्तों, ये थी हमारी नई सीरीज की पहली किस्त। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।